हेलो डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम और रिलेटेड जितने भी उसके समुच्चय हैं उनके बारे में हम आज इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले आप यदि चैनल पे नए हो उसको लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें। तो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका कंटेंट क्या है और ये कितने नंबर का क्वेश्चन इससे आता है और कौन कौन से टॉपिक पे हमको जो इसमें फोकस करना है। तो जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, राष्ट्रीय आय और उसके समुच्चय। तो हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम लोगों को इसमें बहुत चीज़ें ध्यान में देनी होती है। इसमें जैसे कि सीबीएसई का जो इस बार का सिलेबस आया है 2023-24 का, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसमें हमको जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे तो हमको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है ये चीज़ हमको देखनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी सिलेबस में दिया हुआ है इस बार कि इसमें हमको जो है ग्रॉस नेशनल इनकम या मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP और नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP, इनके बारे में हमको फोकस करना है। और फिर इसके अलग अलग रिलेटेड्स हैं, जैसे कि माना एट मार्केट प्राइस पे देखने हैं, एट फैक्टर प्राइस पे देखने हैं और रियल और नॉमिनल GDP, इनके बारे में हमने चर्चा करनी है। तो इसको हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र का। तो पहले चैप्टर के बाद जो दूसरा इसका चैप्टर है उसमें नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स आते हैं। जो पहला वाला चैप्टर है उसमें केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है और उसके जो फ्लो हैं और स्टॉक है उसके बारे में है। तो वो हम दूसरे वीडियो में उसको डिस्कस कर चुके हैं या फिर से करेंगे दोबारा। तो सबसे पहले इसमें आता है हम लोग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है। तो नेशनल इनकम की अवधारणा क्या है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि इसकी परिभाषा में निहित है कि राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो वर्ड आए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इसमें आया कि राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि, यानी कि जो इंडिया है हमारा, तो उसमें हम लेखा वर्ष की अवधि जो है कितना मानते हैं, 1 अप्रैल से और 31 मार्च को मानते हैं। तो ये एक लेखा वर्ष की अवधि हो गई के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा, सामान्य निवासियों का मतलब आ गया इसमें कि जितने भी हमारे देश के अंदर जो लोग जो है काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, वो चाहे बाहर से कोई यहाँ पे आ रखा है या हमारे देश के निवासी हैं, तो जो भी उसमें जो है अपना योगदान दे रहे हैं, द्वारा अर्जित कारक आय। अब इसमें जो है कारक आय को समझना बहुत ज़रूरी है। कारक आय मतलब जो अपनी कारक सेवाओं को देने के बदले में प्राप्त पुरस्कार होता है, यानी कि जिसमें जो है कर्मचारी को पारिश्रमिक होता है, लगान होता है और ब्याज होता है और लाभ होता है। ये चीज़ इसमें सम्मिलित होती है कारक आय, क्योंकि इसमें मार्केट प्राइस जो है वो इंक्लूड नहीं होती, बल्कि कौन सी होती है, फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड होती है। तो इन सब के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इसके 2 महत्वपूर्ण बिंदु है कि राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय को सम्मिलित किया जाता है, केवल फैक्टर सम्मिलित होती है। और दूसरा इसमें ये है कि राष्ट्रीय आय में केवल एक देश के सामान्य निवासियों की आय को सम्मिलित किया जाता है। बस ये 2 चीज़ें इसमें, एक तो सामान्य निवासी है और दूसरा इसमें क्या है, कारक आय है। तो इन दोनों के जो है, जो भी ये पारिश्रमिक करते हैं या लगान प्राप्त करते हैं या ब्याज प्राप्त करते हैं या लाभ प्राप्त करते हैं, इनके जोड़ को हम लोग क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे। तो जैसे इसमें एक वर्ड आया सामान्य निवासी। तो सामान्य निवासी जैसे हम लोग तो हैं, जो लोग यहाँ पे रेगुलरली रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, वो तो हैं। और जैसे कि भारत में स्थित विदेशी दूतावासों में काम करने वाले स्थानीय भारतीय, जो विदेशी दूतावास है उसमें कुछ लोग, हालांकि उसमें विदेश के लोग रहते हैं लेकिन कुछ उसमें स्थानीय लोग भी रहते हैं, तो उनके द्वारा अर्जित आय। भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के में काम करने वाले भारतीय,
WHO का जो ऑफिस होगा यहाँ पे, वहाँ पे भी इंडिया के लोग कुछ काम करेंगे, तो वो लोग उनकी इनकम, और भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में काम करने की वाले स्थानीय लोग, जो उसमें भारत के लोग काम कर रहे हैं, स्थानीय लोग यहाँ के काम कर रहे हैं, और शेष विश्व में भारत का राजदूत, उसकी इनकम वो भी जो है नेशनल इनकम में काउंट होगी। और भारत में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रह रहे विदेशी नागरिक, मतलब जो पढ़ने और या माना कोई रिसर्च कार्य के लिए आ रखे हैं उनको छोड़ के, जो माना यहाँ पर 1 साल से अधिक अवधि के लिए रह रहे हैं, तो उनके द्वारा भी जो जितनी आय अर्जित होती है वो भी हम लोग किसमें, नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड करते हैं। तो इन चीज़ों पे चर्चा करने के बाद, जैसे कि हमने देखा कारक आय में हमने जोड़ दिया है, उसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक हो गया, लगान या किराया हो गया, और ब्याज हो गया, और लाभ हो गया। इन चीज़ों को हम लोग वहाँ पे इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। अब उसके बाद जो है कारक आय या साधन आय, और इससे जो है भिन्न होती है क्या, हस्तांतरण आय, ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम जो है वो होती है जो हमको कहीं चैरिटी से प्राप्त होती है, या जो है चंदे की से प्राप्त होती है, या कोई सहायता हमको कोई करता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर इनकम को हमको प्राप्त होती है, यानी कि मतलब हस्तांतरण आय प्राप्त होती है। तो जो ये हस्तांतरण आय है, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है अर्जित आय नहीं है। अर्जित आय कौन सी है, जो हमने कारक आय जो हमको प्राप्त हुई है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, इसमें हस्तांतरण आय को हमें ऐड नहीं करना है। तो इस प्रकार से हम इन कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा सृजित कारक आय, जिसमें कर्मचारियों को पारिश्रमिक, लगान, ब्याज और लाभ का कुल जोड़ होता है, चाहे वो घरेलू सीमा में सृजित की गई हो या उसके बाहर। तो इसको हम जो क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद इसको कहा जाता है। इसके बाद अब आते हम आय की घरेलू अवधारणाएं। राष्ट्रीय अवधारणा का मतलब हम समझ गए। अब जो है घरेलू आय में से संबंधित जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि समष्टि स्तर पर आय की अवधारणा का प्रयोग घरेलू अवधारणा तथा राष्ट्रीय अवधारणा दोनों ही रूपों में किया जाता है। जब इसका घरेलू अवधारणा के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसको घरेलू आय कहते हैं, और जब हम इसको राष्ट्रीय अवधारणा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो इसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो घरेलू आय में जो है एक शब्द जुड़ जाता है कि घरेलू आय एक देश की घरेलू सीमा, यानी कि जो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसमें जो हम लोग आय का सृजन करते हैं और जुड़ते हैं। इसमें दोनों वही है, फैक्टर कॉस्ट ही इसमें जो है काउंट होती है, यानी कारक कीमत ही इसमें काउंट होती है, चाहे वो घरेलू आय हो चाहे वो राष्ट्रीय आय हो। तो उनके कुल जोड़ को हम लोग घरेलू आय कहते हैं, या मतलब डोमेस्टिक इनकम उसको कहा जाता है। और घरेलू सीमा में ऐसा होगा चाहे वो बाहर का व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है और चाहे वो घर के यहाँ के स्थानीय लोग काम कर रहे हैं, मतलब वो एक देश की सीमा के अंतर्गत जितनी भी कारक लागतों के द्वारा हम लोग आय अर्जित करते हैं, फैक्टर कॉस्ट के द्वारा जितनी भी आय हम सृजित करते हैं या अर्जित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, घरेलू इनकम कहते हैं, यानी कि डोमेस्टिक इनकम उसको कहा जाता है, घरेलू आय इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से घरेलू आय और राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो गया होगा। फिर भी इसका अंतर फिर से जान लेते हैं कि जो घरेलू आय होती है उसमें क्या होता है कि एक देश की घरेलू सीमा में सृजित कारक आय का कुल जोड़ है, भले ही वह आय निवासियों द्वारा सृजित की गई हो अथवा गैर निवासियों द्वारा। उसमें देश की सीमा के अंतर्गत चाहे वो गैर निवासी हो चाहे वो स्थानीय निवासी हो, उनके द्वारा जितनी भी आय अर्जित की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, घरेलू आय कहते हैं। जबकि राष्ट्रीय आय में क्या होता है कि यह एक देश के निवासियों द्वारा सृजित कारक आय है, इनका कुल जोड़ है, भले ही वह आय घरेलू सीमा के अंदर सृजित की गई हो अथवा शेष विश्व। अब इसमें जो राष्ट्र के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जो अर्जित की गई आय है वो चाहे देश की सीमा के अंतर्गत सृजित की गई हो या देश की सीमा के बाहर, राष्ट्रीय आय में वो चीज़ें शामिल की जाती हैं। घरेलू आय में क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन या शुद्ध कारक आय, इसको सम्मिलित नहीं करते हैं। घरेलू आय में जो विदेशों से हम जो है शुद्ध साधन आय कमा के लाते हैं वो इसमें ऐड नहीं होती है। जबकि क्या होती है, वो किस में ऐड होती है, जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें क्या करते हैं हम, जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होती है उसको हम जो है राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो ये एक इसका मुख्य अंतर है। हम लोग क्या करते हैं कि देश की सीमा के अंतर्गत वो चाहे गैर निवासी हो चाहे निवासी हो, उनके द्वारा सृजित आय को घरेलू आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय में क्या होता है कि हमारे देश के निवासियों द्वारा, चाहे वो
घरेलू सीमा के अंतर्गत अर्जित की गई हो या उसके बाहर, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो इसके मेन कॉन्सेप्ट ये हैं। तो इस प्रकार से हम घरेलू आय को जो है राष्ट्रीय आय में परिवर्तित कर सकते हैं और राष्ट्रीय आय को घरेलू उत्पाद में, उत्पाद या आय दोनों एक ही अवधारणाएं हैं, तो उनको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको राष्ट्रीय आय निकालनी है तो हम लोगों को क्या करना है कि जो घरेलू आय है उसमें क्या जोड़ना है, विदेशों से शुद्ध कारक आय को उसमें ऐड कर देना है। और अगर हमको जो है घरेलू उत्पाद निकालना है तो हमको राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों से शुद्ध कारक आय को माइनस कर देना है। इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है। अब आगे एक और इसका बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सकल और शुद्ध, यानी कि ग्रॉस और नेट। वो डोमेस्टिक आय, नेट डोमेस्टिक आय क्या है और ग्रॉस डोमेस्टिक आय क्या है, यानी कि मतलब जीडीपी क्या है और एनडीपी क्या है, इसमें अंतर समझ जाते हैं। तो जीडीपी का जैसे कि हम लोग इसके नाम से इसका अनुमान लगा सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि मतलब सकल का मतलब टोटल। तो टोटल घरेलू उत्पाद में क्या होता है कि उसमें जो है मूल्यह्रास, जो डेप्रिशिएशन से वो ऐड हुआ रहता है, यानी कि मतलब जो स्थिर पूंजी का उपभोग हम लोग करते हैं, मूल्यह्रास का की पूर्ति हम जो है स्थिर पूंजी के उपभोग से करते हैं। तो वो स्थिर पूंजी का उपभोग जो है सकल, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें वो ऐड हुआ रहता है, यानी कि उसमें जुड़ा रहता है। और जो नेट रहता है, शुद्ध अवधारणा है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो मूल्यह्रास होता है, डेप्रिशिएशन होता है, उसको हम उसमें से हटा देते हैं, जीडीपी में से हटा देंगे तो हमको एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। यानी कि एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन यानी मूल्यह्रास, और जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास यहाँ पे जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको हम स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं, यानी कि क्योंकि उसकी वैल्यू बराबर होती है। तो हम लोग अगर कहीं पे एनडीपी और जीडीपी आएगा तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसमें से हमको मूल्यह्रास को रिमूव करना है, माइनस करना है, और जीडीपी में हमको क्या करना है, मूल्यह्रास को ऐड कर देना है। तो इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है। इसके पश्चात अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। अब बाजार कीमत पर और कारक लागत पर, इसमें जो है घरेलू उत्पाद में क्या अंतर है। तो जब तो हमारी द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है, अर्थात परिवार और उत्पादक क्षेत्र दो चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं, तब इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, यानी कि जीडीपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। जब जो है केवल दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, परिवार और उत्पादन क्षेत्र, इसके बारे में हम आगे चर्चा कर चुके हैं दूसरे वीडियो में कि चक्रीय प्रवाह क्या होता है। तो उसमें उसके अंतर्गत ये टॉपिक आया था हमारा कि परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। लेकिन जब इसमें तीसरा क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, इसमें इंक्लूड हो जाता है, फिर क्या करता है सरकारी क्षेत्र, क्या करता है अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी, आर्थिक सहायता, ये दो चीज़ें इसमें जो है और इंक्लूड हो जाती हैं। यानी कि हम लोग जब मार्केट प्राइस में किसी चीज़ का कीमत निकालते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसमें हमको उसमें अप्रत्यक्ष कर भी जो है जुड़ के हमको उसका प्राइस देना पड़ता है। और अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई इसमें हेल्प की है, सब्सिडी दी है, आर्थिक सहायता दी है, तो उतनी कीमत हमको उससे हटानी पड़ती है। तो जब जो है सरकारी क्षेत्र आ जाता है इसमें, तब हमको जो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, उसमें जो है फिर अंतर आ जाता है। तो उसके अंतर को हम लोग जो है समझेंगे यहाँ पर। तो जब हमको जीडीपी मार्केट प्राइस निकालनी है तो उसमें हमको क्या करना है कि बाजार कीमत पर घरेलू उत्पाद, तो उसमें क्या करना है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हम उसमें ऐड कर देंगे। यानी कि जो कारक लागत है उस पे जो उसकी कीमत है, उसमें अगर हम जो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को ऐड कर देंगे तो हमको जो है बाजार कीमत पर घरेलू उत्पाद की गणना प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमको बाजार कीमत पर जो है घरेलू उत्पाद दे रखा है तो उसमें से अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हम हटा देंगे तो हमको जो है साधारण कीमत पर घरेलू उत्पाद की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में हम लोग क्या करते हैं कि जो अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं, उसमें से हम लोग जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है उसको रिमूव कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको प्राप्त हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जिस चीज़ को प्रमोट करना चाहती है उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रदान करती है, और जिसको जो है डिमोरलाइज करना चाहती है, मतलब जिसका प्रचलन कम करना चाहती है, उस पर टैक्सेस इम्पोज करती है। तो ये गवर्नमेंट का रोल इसमें होता है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट,
इसका अंतर भी हम लोग समझ गए हैं। तो इस प्रकार से बाजार कीमत पर जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उसमें हम लोग कह सकते हैं कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है, जिसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। क्योंकि जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, उसमें मूल्यह्रास क्या होगा, शामिल होगा। इसी प्रकार से बाजार की कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, अब नेट क्या होगा, वो बिल्कुल इसी तरह से होगा कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य। सेम चीज़ है, लेकिन क्या है, इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। जो डेप्रिसिएशन है वो इसमें शामिल नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, शुद्ध बाजार कीमत की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर हम लिख सकते हैं एनडीपी मार्केट प्राइस प्लस मूल्यह्रास, और एनडीपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास। तो केवल मूल्यह्रास का अंतर है जीडीपी मार्केट प्राइस और एनडीपी मार्केट प्राइस के अंदर। इसी प्रकार थोड़ा चर्चा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर भी करते हैं, मार्केट प्राइस, तो यानी कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो उसमें क्या करेंगे हम कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय का कुल जोड़ है। इसमें हमने विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को ऐड कर देना है, यानी कि जीएनपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। यानी कि जीडीपी में, जीडीपी जो मार्केट प्राइस है, अगर उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को इसमें जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जीएनपी मार्केट प्राइस, यानी कि मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमको प्राप्त हो जाएगा जब हम उसमें क्या करेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को उसमें ऐड कर देंगे। इसी प्रकार बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए हमको आपको पता है कि उसमें क्या करते हैं, हम लोग मूल्यह्रास को हटा देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो है एनएनपी निकालनी है हमको, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो हमको क्या करना है कि जो एनडीपी मार्केट प्राइस है जो हमने अभी निकाला ऊपर, यानी कि एनडीपी मार्केट प्राइस है, उसमें क्या करना है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ देना है। यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एट मार्केट प्राइस हमको प्राप्त हो जाता है। तो मार्केट प्राइस पे डिस्कशन के बाद हम लोग जो है फैक्टर कॉस्ट पे डिस्कशन करेंगे, यानी कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो उस कारक लागत पे जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च की गई कारक लागत का कुल जोड़ है, जिसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। यानी कि अब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट अगर हमको निकालनी है तो हमको क्या क्या ऐड करना है, उसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक उसमें ऐड करना है, उसमें लगान जो रेंट होता है उसको ऐड करना है, जो भूमि के बदले में प्राप्त होता है, ब्याज जो पूंजी के बदले में प्राप्त होता है उसको ऐड करना है, और लाभ जो प्रॉफिट हमको प्राप्त हुआ है उसको इसमें ऐड करना है, और मूल्यह्रास इसमें शामिल होगा, तब हमको जो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि अब एनडीपी निकालना है, तो एनडीपी में हमको मूल्यह्रास को नहीं जोड़ना है, केवल हमको क्या जोड़ना है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, यानी कि मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन कीमत पर वो क्या होगा, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस लगान और प्लस ब्याज और प्लस लाभ, केवल इसमें ये चीज़ें शामिल होंगी, इसमें मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाएगा। अब अगर हम इनका अंतर देखें तो क्या देखेंगे, जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट है वो किसके बराबर है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस मूल्यह्रास, और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट वो क्या है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस मूल्यह्रास, केवल इतना अंतर है इसमें। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ये समझना है इसको, जी और एन का अंतर है इसमें। अगर आप समझ जाइए कि अगर एन लिखा हुआ है, नेट लिखा हुआ है, तो आपको मूल्यह्रास को नहीं ऐड करना है, और अगर जी लिखा हुआ तो आपको मूल्यह्रास को ऐड करना है, क्योंकि सकल थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है और शुद्ध थोड़ा जो है छोटा कॉन्सेप्ट, यानी कि उसमें प्योर चीज़ें हम लोग शामिल करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम आगे कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करेंगे तो उसमें फिर वही चीज़ आ जाएंगी, जैसे जीएनपी फैक्टर कॉस्ट है, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट यानी कि मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे जो है ये कारक लागत पे आ गया, तो कारक लागत में हम लोग क्या करेंगे, कारकी लागत वाले जीडीपी इसमें ऐड करेंगे, यानी कि जीडीपी
कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पे। तो उसमें हमको जैसे कि नेशनल और घरेलू में हमको क्या अंतर बताया था मैंने पहले कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को उसमें ऐड कर देंगे तो हमको GNP फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। अगर हम GDP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को ऐड कर देंगे तो हमको जो है GNP फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से NNP फैक्टर कॉस्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन कीमत पर, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, NDP फैक्टर कॉस्ट चाहिए पहले, यानी कि मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए किस पे, कारक लागत पे। तो उसमें फिर विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को और ऐड कर देंगे तो हमको जो है डोमेस्टिक से वो किस में, नेशनल में चेंज हो जाएगा, उसमें परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से NDP यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद किस पर, साधन कीमत पर, बराबर किसके हो जाएगा, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ। ठीक है ना। फिर इसके अनुसार NNP फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट साधन कीमत पर, उसमें क्या हो जाएगा, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लगान, ब्याज, लाभ और प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। यानी कि कभी कभी हमको ये होता है कि हमको NDP फैक्टर कॉस्ट न देके वो हमको अलग अलग क्वेश्चंस में हमको अलग अलग चीज़ें देगा, जैसे कि कर्मचारियों को पारिश्रमिक अलग देगा, लगान अलग देगा, ब्याज को अलग देगा, लाभ को अलग देगा। तब हमको जो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को अलग देगा। तब हमको अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है कारक लागत पर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कर्मचारियों को पारिश्रमिक जोड़ना पड़ेगा, लगान जोड़ना पड़ेगा, उसमें ब्याज जोड़ना पड़ेगा, लाभ जोड़ना पड़ेगा और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को उसमें ऐड करना पड़ेगा, तब हमको ये प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इसके जो रिलेटेड्स हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। आपको अगर कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आती तो मेरे को इनबॉक्स में लिख सकते हैं और पर्सनल भी आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी इसको लिख सकते हैं। तो अभी वीडियो के अंत में मैं इसके सारे जो फार्मूले हैं उनका एक चार्ट आपको दे दूंगा लास्ट में, उसको आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है एक और टॉपिक पे इसमें चर्चा कर लेते हैं, जिसमें है मौद्रिक तथा वास्तविक GDP यानी कि नॉमिनल और रियल GDP, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है तो इस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें चर्चा करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो मौद्रिक GDP यानी कि मतलब नॉमिनल GDP क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। यानी कि जो नॉमिनल GDP है, इससे अभिप्राय यह है कि एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, इसका अनुमान चालू वर्ष की कीमतों का प्रयोग करके लगाया जाता है। चालू वर्ष की कीमतों से अभिप्राय आंकलन वाले वर्ष में प्रचलित कीमतों में, जिस वर्ष आप आंकलन कर रहे हैं GDP का, इसमें उसी वर्ष की कीमतें जो इसमें काउंट होती है। तो यानी कि GDP इजिकल टू Q इंटू P, यानी Q क्या है, एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा, और P क्या है, उस लेखा वर्ष के दौरान प्रचलित कीमतें। तो इन दोनों को अगर हम गुणा कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, GDP, नॉमिनल GDP हमको प्राप्त हो जाएगा, मौद्रिक GDP हमको प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से वास्तविक GDP क्या है, वास्तविक GDP ये है, वो भी उसमें भी वही चीज़ें हैं, Q इंटू P, एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा, और P क्या है इसमें, आधार वर्ष के दौरान प्रचलित कीमत। केवल इतना सा अंतर है। जो नॉमिनल GDP है उसमें हम जो है उसी लेखा वर्ष के दौरान यानी कि जो चालू वर्ष की कीमतें होती हैं उसको उसकी गुणा करते हैं, और जो वास्तविक GDP होती है उसमें हम क्या करते हैं, आधार वर्ष के दौरान जो प्रचलित कीमतें थे उनका गुणा करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो मेन जो डिफरेंस है उसका वो चालू और आधार वर्ष का है। तो अब हम जान चुके हैं कि मौद्रिक GDP और वास्तविक GDP में क्या अंतर है। यानी कि जो मौद्रिक GDP है वो चालू कीमतों पर आधारित है, और जो वास्तविक GDP है वो जो है आधार वर्ष की कीमतों पर आधारित होती है। तो अब हम आगे देखेंगे इसमें कि हम मौद्रिक GDP को वास्तविक GDP में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, इनका क्या फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लोग अगर वास्तविक GDP हमको ज्ञात करनी है, वास्तविक GDP यानी स्थिर कीमतों पर GDP, तो उसके लिए जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें क्या करना हमने कि जो चालू कीमतों पर जो GDP होगी यानी कि जो मौद्रिक GDP होगी उसमें जो है 100 का मल्टीप्लिकेशन या 100 की गुणा करके उसमें जो है जो हमारा कीमत सूचकांक होगा उसका भाग देना है, तो हमको जो है वास्तविक GDP यानी स्थिर कीमतों पर GDP प्राप्त हो जाएगी। और इसी प्रकार से
जब हम जो है मौद्रिक जीडीपी की गणना करेंगे तो उसके लिए हमको जो है वास्तविक जीडीपी में जो है कीमत सूचकांक की गुणा करके उसको 100 से डिवाइड कर देना है, तो हमको जो प्राप्त होगा वो हमको मौद्रिक जीडीपी वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से उनका कोरिलेशन है आपस में। हम लोग जो है मौद्रिक जीडीपी से वास्तविक जीडीपी निकाल सकते हैं और वास्तविक जीडीपी से मौद्रिक जीडीपी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं जब हमको जो है कीमत सूचकांक पता हो। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें एक और चीज़ बच जाती है, वो है जीडीपी डिफ्लेटर, यानी कि जीडीपी अवस्फायक। तो ये जो है चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी के अनुपात को अगर हम 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको ये जीडीपी अवस्फायक या जीडीपी डिफ्लेटर जो है हमको प्राप्त हो जाएगा। ये जो है कीमत सूचकांक के जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि यदि हमारी वास्तविक जो जीडीपी है वो 600 है और जो मौद्रिक जीडीपी है वो 660 है, तो जीडीपी अवस्फायक यानी कि जो इसका कीमत सूचकांक है उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हमने लगा रखा है। तो इसमें देखिए, तो मौद्रिक जीडीपी और अपॉन वास्तविक जीडीपी यानी कि 660/600 इंटू 100, तो इसका 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 110 आ जाएगा। तो यानी कि जो सामान्य कीमत स्तर है उसमें कितनी की 10% की वृद्धि दिखाता है। तो इस प्रकार से हम इसको जो है ज्ञात कर सकते हैं। जीडीपी अवस्फायक और कीमत सूचकांक यानी जो कीमत स्तर का जो सूचकांक है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो जीडीपी अवस्फायक है वो ये एक देश के सभी वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित कीमत स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है, और जबकि जो कीमत सूचकांक है वो एक वस्तुओं की एक विशेष टोकरी से इसका संबंध होता है। तो थोड़ा सा मामूली सा इसमें अंतर है, और बाकी ये आपका जो है जो कीमत सूचकांक है यानी कि मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के अनुपात को जो है ये दर्शाता है, और उसी के द्वारा हम इसको कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जीडीपी के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त करी। वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी, मार्केट प्राइस, जीडीपी फैक्टर प्राइस, इन सब के बारे में चर्चा करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि वास्तव में जो सकल घरेलू उत्पाद हमारा जीडीपी है वो लोगों के कल्याण का सूचक माना जाता है। यानी कि लोगों के कल्याण को प्रति व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता के रूप में मापा जाता है। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक जो है प्रति व्यक्ति वस्तुओं की उपलब्धता अधिक होगी उतना अधिक हमारा जो है सामाजिक कल्याण को दर्शाता है। तो इसीलिए जो हमारे राजनीतिक के लोग हैं, योजना बनाने वाले लोग हैं, तो वो जो है क्या करते हैं, समृद्धि जीडीपी में समृद्धि लाने के लिए प्रयास करते रहते हैं कि हमारा जीडीपी जो है कितना बढ़े, और जीडीपी में समृद्धि जितनी ऊंची होगी वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव उतना ही अधिक होगा, और व्यक्ति जो है क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता उतनी ही अधिक उनके पास होगी, तो जिसके कारण से हमारा समाज कल्याण जो है वो ऊपर ऊंचा उठेगा। तो जीडीपी और कल्याण का बहुत अच्छा संबंध है। अगर हमारा जीडीपी अधिक है तो हम लोग जो है सामान्य स्थिति में यानी कि अन्य बातों के समान रहने पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा जीडीपी वृद्धि दर अच्छी हो रही है तो समझिए कि हमारा कल्याण भी अच्छा हो रहा है। तो इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही। बाकी आगे की चैप्टरों के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।